तो अगर आप भी जॉब करते करते परेशान हो गए हो, रोज अपने बॉस के ताने सुन सुन के आपके कानों से खून आने लग गया है और बस आप यही सपने देखते हो कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमें 60 साल तक काम करने की जरूरत ना पड़े और ये झंडे जैसी जिंदगी से छुटकारा मिले और हम चैन से अगले ही कुछ सालों के अंदर अंदर रिटायर हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको बूढ़े होने तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। और स्टेप नंबर 4 में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो तैयार हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों इतनी जरूरी है उसके लिए आपको पहले इस स्टोरी के बारे में जानना होगा। जस्टिन और विराज बचपन के दोस्त थे। एक बिल्डिंग में रहना, एक ही स्कूल में पढ़ाई करना और एक ही कॉलेज बैकग्राउंड और एक जैसी लाइफस्टाइल। पर 21 की एज में जस्टिन और विराज को जॉब की सिलसिले में अलग अलग जगह शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि दोनों की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी। लाइफ और सैलरी दोनों अच्छी चल रही थी, पर जस्टिन शुरू से ही अपने आप को इस घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था। उसका मानना था पापा ने जिंदगी में बहुत सी चीजें पर रोक टोक रखी, हर एक खर्चा देख देख के किया और गाँव में जमीन होते हुए भी अपना घर उन्होंने 50 से 55 की एज में बनवाया। बट मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। तो जॉब लगते ही जस्टिन ने अपनी एक बकेट लिस्ट तैयार करी जिसमें सबसे पहले था अपना घर और अपनी गाड़ी। जैसे ही जस्टिन को लगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, उसने सबसे पहले ऑफिस के पास एक 2 BHK अपार्टमेंट देखा और उसे EMI पर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उसने एक SUV कार भी खरीदी, यानी 18,000 रुपए पर मंथ घर की EMI और 6,000 रुपए गाड़ी की, यानी टोटल 24 से 25,000 रुपए एक फिक्स खर्चा बना दिया। इसके साथ ही जस्टिन ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफस्टाइल भी अपडेट करेगा। तो हर महीने पार्टीज करना, बाहर डिनर करना, कॉफी शॉप से कॉफी पीना उसके लिए कॉमन हो चुका था। भाई को जॉब लगते ही क्रेडिट कार्ड जो मिल चुका था। अब यार जॉब अच्छी थी तो जस्टिन ने सोचा इतना तो बनता ही है। पर वहीं विराज का केस बिल्कुल उल्टा था। विराज एक अच्छी सैलरी पैकेज होने के बावजूद अपने फाइनेंस स्मार्टली मैनेज करता था। जैसे कि वो अपने ऑफिस से दूर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, जिम जाता था, घर की बनी हुई हेल्दी डाइट खाता था। लेकिन विराज में एंटरटेनमेंट के लिए 2,000 रुपए फिक्स रखता था। साथ ही घर और कार की चिंता किए बिना वो इस चीज को लेकर ज्यादा अपडेट रहता था। मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स फंड कैसा रिटर्न दे रहा है, और इसलिए वो कुछ पैसा हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया करता था। विराज एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे 50-60 साल तक जॉब नहीं करनी, बल्कि उसे अर्ली रिटायरमेंट होना है। तो सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, उसे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना होगा जहां से पैसिवली पैसा आ सके और वो अर्ली रिटायर हो सके। तो विराज ने अपनी जॉब के साथ साथ एक स्किल सीखकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में उसे सब कुछ खुद संभालना पड़ा, काम को मैनेज करना पड़ा, जिसमें उसे थोड़ी परेशानियां भी आई। पर इवेंचुअली उसने एक एम्प्लॉय हायर किया जिसकी वजह से उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा और महीने के 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे। कुछ साल बाद कॉलेज का रीयूनियन हुआ। विराज और जस्टिन फिर से मिले। जस्टिन अपनी चमचमाती EMI वाली गाड़ी में आया। फैशनेबल कपड़े और महंगा फोन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं विराज नॉर्मल सी रेड कलर की Volkswagen में आया और उसके पास वही नॉर्मल से कपड़े और नॉर्मल सी घड़ी थी। जस्टिन ने विराज को देखा और उससे कमेंट करना शुरू कर दिया। जस्टिन ने अपने कपड़े और अपनी वॉचेस के कलेक्शन के बारे में बताना शुरू किया। विराज के सभी दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू किया, पर विराज एक स्माइल के साथ सब कुछ सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि जिस पाथ पे वो है वो पाथ उसे बहुत ही जल्दी इस रेड रेस से उसे फ्री करवाने वाला है। जस्टिन आज तो बोल रहा है लेकिन फ्यूचर में उसे समझ आएगा कि मैं सही था या फिर गलत। साल बीते और आया 2020 यानी कोविड। जस्टिन की जिंदगी में ये साल मानो काल बन के आया हो। उसकी कंपनी ने 500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया जिसमें जस्टिन भी एक था और उसका 20 साल का होम लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल से उसको बोझ लगने लगा। बिल चुकाने के लिए उसको 15 लाख की गाड़ी सिर्फ 6 लाख में बेचनी पड़ी क्योंकि कार एक डेप्रिशिएबल आइटम है। उसका EMI का खर्चा निकला ही ताकि उसकी फैमिली में किसी को कोविड हुआ और अब उसको कंपनी से मिलने वाला इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था। उसने विराज को फोन लगाया और विराज ने उसने अपने घर आने के लिए कहा। विराज का घर और लाइफस्टाइल देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने विराज से पूछा कि जॉब कैसी चल रही है। तो इस पर विराज ने कहा, भाई जॉब तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी, तब से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और अब रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा हूँ। जस्टिन हैरान, कहता भाई फिर ये सब का क्या होगा। इस पर विराज ने बताया कि मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, एम्प्लॉयज की टीम में वो काम करती है, प्लस में इंटरेस्ट और डिविडेंड से इतना हो जाता है कि आराम से मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा बिजनेस संभाल सके और मेरा पार्टनर बन सके, प्लस में मैं 25,000 रुपए सैलरी भी दूंगा। जस्टिन ने फट से कहा, भाई मैं हूं ना। उसके बाद जस्टिन सोच में पड़ गया कि यार ये 30 साल में कैसे रिटायर हो सकता है। लोन, EMI और क्रेडिट कार्ड ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ये सब कुछ खरीद के भी कैसे रिलैक्स है। तो यार अगर आप यहाँ तक जुड़े हो तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस आया है। विराट 30 की एज में रिटायर इसलिए हो पाया क्योंकि उसने वेल्थ बिल्डिंग के
5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से निभाया, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है नो लोन्स। विराज के सक्सेसफुल होने का और अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसके ऊपर कोई भी पैसा उधार नहीं था। मोस्टली लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी के स्टार्ट में ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और अपने लिए ऐसी दीवार बना लेते हैं जो जीते जी तोड़ी नहीं जा सकती। जैसे कि जस्टिन जैसे लोग 30-40 हजार की सैलरी में ही घर, गाड़ी, महंगे फोन लेने का सोचते हैं। 10 लाख की गाड़ी, 60-70 लाख का अपार्टमेंट, 1 लाख का फोन। इतनी सारी ख्वाहिशें रखने वाला इंसान जब खाली जेब लेके बैंक्स के पास और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास जाता है तब उसे लगता है कि ये केक वॉक है, यानी सब कुछ बहुत आसान है। और जब उस ड्यूरेशन में आपको पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए था, पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना था, एक सिक्योर कॉर्पस रेडी करना था, तब आपका सारा ध्यान ईएमआई पे करने में निकल जाता है। 40 हजार की इनकम में अगर एक आदमी 15-20 हजार सिर्फ ईएमआई में दे रहा है तो आप खुद ही सोचो वो क्या फाइनेंशियली फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट पे ध्यान दे पाएगा। एंड प्लस में अगर आपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया तो भैया और कंगाली में आटा गीला। इसलिए स्टेप 1 है कि सारे बड़े लोन से दूर रहो और फोकस करो मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने का, ताकि आप स्टेप 4 की पावर को समझ सको, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात है स्टेप नंबर 2, यूज 50-30-20 रूल फॉर बजटिंग। बजटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में ये सबसे इग्नोर्ड और लीस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब यार देखो, एक सिंपल सी बात है, आप कमाना तो महीने के 2-3 लाख चाहते हो, लेकिन आपसे मैंने 40 हजार भी नहीं हो रहा तो फ्यूचर में लाखों कहाँ से मैनेज होंगे। खर्चों पर ट्रैक ना रखना ही इस डेट ट्रैप का सबसे बड़ा रीजन है। जो पसंद आता है उसे उठाते चले जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। जबकि आपको विराज की तरफ बजट बनाना चाहिए और अपने इनिशियल स्टेज में फ्रूगल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। इसलिए विराज ने जो रूल यूज किया उसे द 50-30-20 रूल कहा जाता है, जिसमें आपकी इनकम का 50% जाता है आपकी नीड्स में, 30% जाता है इन्वेस्टमेंट में एंड रेस्ट 20% आपको अपनी एंटरटेनमेंट, पार्टीज और वांट्स के लिए रखना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम 30 हजार है तो आपका 50% यानी कि 15 हजार रुपए रहेगा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे नीड्स के लिए। देन 30% यानी कि 9 हजार रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। पर यहाँ पर भी एक हैक है, ये खर्चा आपको सबसे पहले करना है। यानी आप ऑटोमेटिक SIP सेट करके सैलरी आते ही 9-10 हजार रुपए डिपॉजिट करवा सकते हो, जिससे आप बाकी बचे 20 से 25 हजार गिल्ट फ्री स्पेंड कर पाओगे। एंड रेस्ट 20% यानी कि 6 हजार रुपए तक आप लगा सकते हो अपनी वांट्स और डिजायर के लिए। जैसे कि विराज हर महीने 2 हजार रुपए एंटरटेनमेंट को देता था ताकि उसे लेफ्ट आउट फील ना हो। इसलिए इस 20% में आपको घूमना फिरना, खाना पीना, मूवीज, एंटरटेनमेंट पर खर्च करना है। और अगर आप इसी तरह से बजटिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, तो आप नेक्स्ट 10 सालों में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का डिजायर अमाउंट आराम से अचीव कर सकते हो। अब आता है स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो यार, अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। अभी आपके ऊपर है कि आप घर, गाड़ी और डेप्रिशिएबल एसेट में इन्वेस्ट करोगे या इंडिया और ग्रोइंग इंडियन कंपनीज में। जैसे कि आपने देखा कि जस्टिन जैसे लोग जो प्रॉपर्टी, कार, पर्सनल हर तरह के लोन लिए बैठे होते हैं, उनके दिमाग में एक्स्ट्रा इनकम, इन्वेस्टमेंट या खुद के बिजनेस जैसी चीजें के थॉट्स तक नहीं आते, क्योंकि उनका सारा ध्यान काम करने में और अगले महीने की EMI भरने में लगा रहता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई भी भारी लोन नहीं है, जो बजटिंग करता है, उसका दिमाग ओपन टू एवरीथिंग होता है। उसके पास आइडिया, स्किल और टेक्निक होती है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है। जैसे कि विराज, उसने इंडिया में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्ड किया। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आज की डेट में हमारा इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। दुनिया की इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में ये सबसे सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। स्मॉल बिजनेस, रियल एस्टेट, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, आज की डेट में ऐसे कितने ही सोर्सेज हैं जिनमें से आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सभी आइडियाज में आपका पैसा लगेगा और टाइम वो आपको पूरा देना पड़ेगा। खुद से स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, तभी सक्सेस हासिल होगी और बाद में जाकर आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो, जिस तरह विराज ने किया। और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना है। और जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको फाइनेंशियल जर्नी का वो पावर देखने को मिलता है जो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं पाते, एंड दैट इज कंपाउंडिंग। तो अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4, अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो यार, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक कंपाउंडिंग के बारे में सिर्फ जानते हैं और दूसरे जो कंपाउंडिंग के पावर को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाकर अपने फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सिर्फ जानते हैं, वो शिकार हो जाते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग का। नहीं समझे? देखो यार, नेगेटिव कंपाउंडिंग का मतलब है जिसमें आपके जैसे सिर्फ पैसा निकलता रहे, वो भी कंपाउंड होके। जैसे कि आप इस EMI कैलकुलेटर में देख सकते हो कि 60 लाख का अगर आपको होम लोन चाहिए और अगर आप 10 साल की EMI बनाते हो तो यहाँ पर आपका जो EMI का अमाउंट देना पड़ेगा वो है 76 हजार रुपए, और सारी टेंशन 10 साल में ही खत्म हो जाएगी। बट जब भी आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले आपको ये चीज कभी नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, 20 साल तक की EMI बनवाओ, कम से कम EMI पेमेंट करो, लाइफ एंजॉय करो। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो और अपनी EMI को कम टाइम तक के लिए रखो। देखो भाई, शॉर्ट टर्म के लिए तो आराम रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 70 लाख तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। जैसे कि कैलकुलेटर को देखो, अगर आप 60 लाख तक का लोन 10 साल के लिए नहीं बल्कि 20 साल के लिए बनाओगे
करोगे तो EMI का अमाउंट आएगा 53,984 रुपए। बट जो इस पे टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा लगभग 70 लाख रुपए और आपको टोटल पेमेंट लगभग 1,30,00,000 रुपए देने होंगे। लेकिन वही विराज जैसे स्मार्ट लोग कंपाउंडिंग के पावर को अनलीश करना जानते हैं। उन्हें पता है कि द लॉन्गर द टाइम द बेटर द रिजल्ट, यानी कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करती है। इसलिए 21 की एज से ही विराज ने हर महीने 10,000 रुपए SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जहां उसे 14% तक का रिटर्न मिल रहा था। अब आप इस कैलकुलेटर में देखो कि विराज 10,000 रुपए की SIP 20 साल के लिए करता है, जहां उसे 14% का रिटर्न मिल रहा है। तो 20 साल बाद उसकी वेल्थ 1,30,00,000 रुपए हो जाएगी। यानी 20 साल बाद जस्टिन जितना पैसा भर चुका होगा विराज उससे ज्यादा कमा लेगा। मान लो अगर विराज हर साल 20% का स्टेप अप भी करता जाता है तो इस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में देखो विराज 10,000 की SIP कर रहा है, जहां पर 20% वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल बढ़ाता चला जा रहा है और 13 साल बाद उसकी वेल्थ 1,17,00,000 रुपए हो जाएगी। वहीं जस्टिन जहां 20 साल के लिए होम लोन लेके बैठा था और विराज केवल वही 10,000 रुपए 20 साल तक अगर इन्वेस्ट करता तो क्या होता, चलो देखो। तो इस कैलकुलेटर में देखो 10,000 की SIP अगर विराज 20 सालों के लिए करता है, जहां पे उसे 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी वेल्थ बन चुकी होगी 5,66,00,000 रुपए। और विराज ने केवल 10,000 की SIP ही स्टार्ट की थी तो भी उसकी वेल्थ 5,66,00,000 रुपए हो चुकी है। तो यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो खुद मरोगे, लेकिन अगर इस पर जीत हासिल कर ली तो लाइफ की हर जंग आसान हो जाएगी। अब आता है स्टेप नंबर 5, फायर मेथड फॉर अर्ली रिटायरमेंट। अब जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं उसका निष्कर्ष निकलता है इस स्टेप से, जो आपको ये कहता है कि भाई 50-60 साल तक काम मत करो, दिन रात एक ही नौकरी के पीछे मत भागो, पैसों के लिए अपने बॉस पर निर्भर मत रहो, बल्कि कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसों की चिंता खत्म हो जाए, आपके बिना कुछ किए भी पैसा आ सके और 60 साल में नहीं बल्कि 30-40 की उम्र में ही रिटायर हो सके। विराज ने इस फायर मेथड को बहुत ही जल्दी समझ लिया था, इसलिए उसने अपना एक डिजायर टारगेट बनाया जो कि था 1 करोड़ और स्टेप 4 यानी कंपाउंडिंग की मदद से उसका ये टारगेट केवल 10 साल के अंदर पूरा हो गया था और इसलिए वो अर्ली रिटायरमेंट ले पाया। वहीं जस्टिन जिसने नेगेटिव कंपाउंडिंग फेस करी 31 की एज तक, ना ही उसके पास कोई अच्छी नौकरी थी और एसेट के नाम पर ना ही एक फूटी कोड़ी, क्योंकि ये भाई साहब कुछ पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। अगर ये भी विराज की तरह इन्वेस्ट करता तो जॉब छूटने के बाद भी उसको डिविडेंड्स और इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता रहता, क्योंकि मंदी के टाइम हो या फिर वॉर का टाइम, कोई भी कंपनीज एम्प्लॉयज को तुरंत फायर कर देती है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा खुश रखती है। तो इसलिए लोन्स और डेट ट्रैप्स में फंसना बंद करो, बजटिंग करो, अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही तरीके को समझो और फायर मेथड को हमेशा सबसे पहले इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज इफ यू रिटायर अर्ली यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।